बंद करो, लिखना बंद कर दो, पहले समझ लो। बच्चों, जो पाठ हिंदी विषय से आज तुम लोगों को बताने जा रहे हैं वह 9वीं कक्षा, 10वीं कक्षा, 11वीं और 12वीं कक्षा सबके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। यह भाषा का आधारभूत नियम है और इस नियम के तहत भाषा के बारे में सही जानकारी तुम्हें मिलेगी। और जब तक भाषा की सही जानकारी नहीं मिले तो भाषा में ही तो साहित्य है, तो साहित्य का ज्ञान तुम्हें कैसे होगा। हिंदी साहित्य में कविता और कहानी का विकास कैसे हुआ, इसकी कहानी 1000 साल पुरानी है। वैसे हिंदी साहित्य का इतिहास तो 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना है, किंतु काव्य का विकास हिंदी साहित्य में 1000 साल पुरानी है। कुछ इतिहासकार यानी हिंदी साहित्य के इतिहासकार यह मानते हैं कि हिंदी साहित्य का विकास 950 ईस्वी पहले हुआ था। 950 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। सभी अपनी आलोचनाएं लिखते हैं हिंदी साहित्य में। कुछ लोग 1000 साल मानते हैं और कुछ लोग जो वास्तविक आंकड़ा देने वाले हैं उनका मानना है कि हिंदी साहित्य में काव्य का प्रचलन 1050 ईस्वी से प्रारंभ हुआ सही रूप में। तो पहले तो यह बात समझ लो कि हमारी हिंदी भाषा विश्व की भाषाओं में है कहाँ। तो जब तुम विश्व के साहित्य, विश्व के भाषा का इतिहास देखोगे तो पता चलेगा कि हमारी हिंदी भाषा विश्व की भाषाओं में कहीं जगह नहीं रखती है। कहने का मतलब यह कि हिंदी भाषी बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं। हिंदी भाषी लोग हमारे भारत में रहने वाले भी सब के सब नहीं हैं, क्योंकि यहाँ भी भाषा पर अनेक क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव है। प्यारे बच्चों, हम आप आगे देखेंगे कि ये क्षेत्रीय भाषा क्या है। भाषा और क्षेत्रीय भाषा में बहुत अंतर है। एक मानक भाषा हुआ करती है और मानक भाषा के साथ साथ कुछ क्षेत्रीय भाषाएं भी हुआ करती हैं। मानक भाषा जो हर किसी के द्वारा स्वीकार्य है, जिस भाषा में सारी बातें होती हैं, जो संविधान सम्मत होता है, वो मानक भाषा है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज। संविधान में जिन भाषाओं को मान्यता प्राप्त होती है वही मानक भाषाएं कहलाती हैं, संवैधानिक भाषा कहलाती हैं। तो हमारा संविधान भी बड़ा है और वैसे हमारा देश भी तो बहुत बड़ा है। विभिन्न भागों में बटा हुआ हमारा देश विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं से प्रभावित है। चूँकि देश की आज़ादी के बाद जब हमारा संविधान बना तो हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित किया गया, लेकिन तब भी बहुत लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी है इस भाषा को। बहुत सारे लोग ऐसे हैं देश के विभिन्न हिस्सों के जो अंतिम दम तक लड़ते रहे कि नहीं, इधर की भाषा संवैधानिक भाषा हो, राष्ट्रभाषा हो। तो जब राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाने वाला था कि किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए, तो बड़ी लड़ाई चली। हमारे देश में उस समय भी अनेक भाषाएं थीं,
हिंदी से भी प्राचीन भाषाएं थीं, हिंदी से भी समृद्ध भाषाएं सब थीं, जिनमें कथा, काव्य, आलोचना सबका विकास हिंदी से ज़्यादा हुआ था। तो वाजिब था लड़ाई, लेकिन अंततः सबको दरकिनार कर हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में चुना गया। हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा कैसे बनी, क्या दलील दिया गया, इसके बारे में आप विद्वानों के मत को पढ़िए तो पता चलेगा। खैर, हिंदी को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में सामने हुआ और इसके साथ साथ उसी समय देश के विभिन्न भाषाओं में 18 भाषा को मान्यता प्राप्त हुई। अब कोई भी राजकीय काम हो तो मुख्य रूप से हिंदी भाषा, इसके बाद सह भाषा का भी, साथ चलने वाली भाषा का भी उपयोग प्रारंभ हुआ। तुम्हारे पास 10 रुपये के, 20 रुपये के, 50 रुपये के, 100 रुपये के नोट हों तो उस नोट्स में तुम देख सकते हो जिन जिन भाषाओं को मान्यता मिली है सब भाषा में लिखा हुआ है। 10 रुपये का नोट है तो 10 रुपये, 10 रुपीज, 10 रुपये काने हैं, 10 टाका, 18 भाषाओं में वर्णन है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ कि जो क्षेत्र जिस भाषा बहुल क्षेत्र में रहने वाला है उसको भी पता चल जाए कि यह 10 रुपये का नोट है। और यही कारण है कि रुपये के ऊपर इन सभी भाषाओं का वर्णन होता है। विश्व की भाषाओं के बीच यदि रखें तो हिंदी भाषा का कहीं जगह नहीं है, बहुत अंश मात्र है विश्व के सामने। क्योंकि स्पेनिश, इंग्लिश, ब्रिटिश, फ्रांसीसी, चाइनीज, यह सब बहुत विकसित भाषा है, उसके सामने हमारा हिंदी नगण्य है। हम जिस हिंदी भाषा में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, गणित, हिंदी सारा का सारा चीज़ पढ़ते हैं, दरअसल यह सब कुछ हिंदी भाषा का है नहीं। विज्ञान, गणित तो खास करके अंग्रेजी भाषा का अनुवाद है हिंदी में। मूल रूप में विज्ञान हो या गणित हो अंग्रेजी भाषा में ही उपलब्ध है। हम उसका ट्रांसप्रिटेशन करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं हम हिंदी भाषा में और तब उसका अध्ययन करते हैं। मूल रूप में, मानक रूप में वह अंग्रेजी में उपलब्ध है। चलिए, हमारा विषय यह नहीं है, इसको नहीं देखना। हमारा देखना है कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, कब से प्रारंभ हुआ और कब तक चला। तो ये जो तुम बोर्ड पर देख रहे हो, एक खाका तुम लोगों के सामने हमने रखा है। इसको सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास में काव्य काल को देखेंगे, जो 1050 ईस्वी से प्रारंभ हुआ और अब तक चल रहा है। अब 1000 साल के काल को हम यदि उसी रूप में रखेंगे तो ठीक नहीं होगा। सबको अलग अलग बांट कर करते हैं। सबसे प्रारंभिक काल, जिसका नाम ही रखा गया प्रारंभिक काल। आदिकाल का मतलब क्या? जो प्रारंभ का काल है, जो प्रारंभ का काल है वही आदिकाल हुआ। और आदिकाल का समय 1050 ईस्वी से प्रारंभ होकर 1400 ईस्वी तक है। इस काल को हम एक और नाम से जानते हैं। जैसे ध्यान दो, तुम लोगों का रजिस्टर्ड नेम कुछ और है,
है ना जी, जो लिखते हो अपनी कॉपी में, जिस नाम से तुम स्कूल में रजिस्टर्ड हो, पढ़ते हो। लेकिन तेरे घर का भी तो कुछ नाम होता है, हप्पू, बप्पू, पप्पू, हाँ, बबलू, टिबलू इत्यादि, बेबी, देवी, जो भी हो, यह सब नाम होता है ना। तो घर का एक अलग नाम होता है। तो यही समझ लो कि जैसे आदिकाल है, तो आदिकाल का दूसरा नाम है वीर गाथा काल। वीर गाथा काल प्रवृत्ति के आधार पर यह नाम दिया गया है। तुम सोच सकते हो कि यह नाम क्यों पड़ा होगा वीर गाथा काल। तो याद रखिए, जब हिंदी साहित्य में काव्य प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले काव्य में वीरों की गाथाएं गाई जाती थी। वीरता का वर्णन होता था कविता के रूप में। दरअसल होता क्या था ये समझिए कि कवि लोग राजा के दरबार में रहते थे, बाहर उनको कोई स्थान नहीं था, क्योंकि समाज के लोग पढ़े लिखे बहुत कम थे। सोचिए आज से 1000 साल पहले, आज आप अपनी दादी से, नानी से पूछिए कि नानी तू कहाँ तक पढ़ी लिखी थी, जवाब आएगा 0, बैक, हम लोग पढ़े लिखे नहीं। उनका ज़माना कितने समय का, 100 साल पहले का। तो एक अंदाज लगाओ कि आज से 100 साल पहले जब पढ़े लिखे लोगों की गिनती उंगलियों पर थी, ज़्यादा थे नहीं, तो 1000 साल पहले क्या हाल होगा। उस समय समाज के लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, इक्के दुक्के लोग पढ़ते लिखते थे, और उसी में जो ज़्यादा चतुर होते थे, विद्वान होते थे, जो कविता जोड़ना जानते थे, वो कवि बन के राजा के दरबार में सुशोभित होते थे, राजाओं की वीरता का वर्णन करते थे, और कुछ नहीं। इसीलिए इस काल का नाम, आदिकाल का एक नाम वीर गाथा काल पड़ा। यह तो स्पष्ट हो गया। इस काल का समय 1050 से 1400 ईस्वी तक, इसको भी याद रखना है, नोट कर लो, 1400 ईस्वी तक। तो पहले एक जायजा हम यहाँ से वहाँ दे दें, अब तब एक एक कर सबको बताएंगे। आदिकाल का समय 1050 से 1400 ईस्वी तक। इस काल के मुख्य कवियों में, कवि तो बहुत हुए, 2 का नाम यहाँ आया है, कल्हण और जगनिक। कल्हण ने राजतरंगिनी नामक महाकाव्य की रचना की, जो गीत के रूप में है। एक बात और याद रखना, इस काल के जो भी काव्य होते थे गेय पदों में होते थे, यानी उसको गाया जा सकता है। कल्हण ने राजतरंगिनी नामक महाकाव्य की रचना की। दूसरे एक कवि थे जगनिक। जगनिक भी दरबारी कवि थे और राजा आल्हा के दरबार में रहते थे। आल्हा का नाम सुना होगा, हमारे क्षेत्र में आल्हा के गीत भी गाए जाते हैं, आल्हा का नाच भी होता है। और यह गीत लिखा गया कविता के रूप में, किनके द्वारा, जगनिक के द्वारा। जगनिक ने एक महाकाव्य की रचना की जिसका नाम है परमाल रासो। यही परमाल रासो 52 खंड आल्हा में सुरक्षित है। आल्हा के 52 खंड हैं, जिस 52 खंड में 52 गढ़ की लड़ाई है, जो आल्हा और उसके छोटे भाई रुदल ने मिल करके लड़ा, और सब में फतह हासिल की। इन लड़ाइयों में क्या क्या परिस्थिति आई, कौन कौन सी घटनाएं घटी, कैसे कैसे युद्ध हुआ, इन सारे चीज़ों का वर्णन है। और वीरता के बखान के साथ साथ प्रकृति सौंदर्य चित्रण, नारी सौंदर्य चित्रण, ये सारी चीज़ें भी उसमें भरा गया है, जिससे काव्य बहुत सुंदर बना है। यह महाकाव्य उस समय बहुत दिनों तक प्रचलित रहा। बाद में धीरे धीरे समय का जैसे ही
परत बढ़ता गया, काल बीतता गया, या विस्मृति के गहन अंधकार में घुलते चले गए, ढकते चले गए। आज परमाल रासों का शायद कोई खंड बचा हुआ तुम्हें नहीं मिलेगा। हाँ, लोग क्या करते हैं, उस आधार पर अपने तरफ से कुछ पंक्ति जोड़ जोड़ कर कथा को जानकर और उसको अपने से सेट करते हैं। तो 52 खंड आल्हा मूल रूप में आज नहीं मिलेगा। आज भी उसके गाने वाले बहुत सारे लोग हैं, शौकीन हैं सुनने वाले, और खूब सुनते हैं, खूब गाते हैं, नाच भी होता है अल्लाह का। तो वह काल विस्मृत हो गया, काव्य विस्मृत हो गया, किंतु अवशेष उनके गीत, उनके संस्मरण आज भी गूंजते हैं हमारे देहाती समाजों में, और लोग उसको बड़े चाव से सुनते हैं। चलिए, इसके बाद इस काल को हम पूर्ण विराम कैसे देंगे वह समझिए। हर व्यक्ति पहले बच्चा रहता है, फिर नौजवान होता है, बहुत सारे कारनामे करते हैं, उनका नाम 10 दिशाओं में फैलता है, लेकिन एक दिन होता क्या है, एक दिन वह भी बूढ़ा होकर मर जाता है। ऐसे ही समझ लीजिए काल की प्रवृत्ति को भी, कि हर काल जन्म लिया, बड़ा हुआ, फला फूला, ढेर सारी काव्य रचनाएं हुई इस काल में, लेकिन चलते चलते ऐसा भी समय आता है जब उसके पड़ाव का समय आ जाता है। वहाँ फीका लगने लगता है लोगों को, और तब लोग उसको विस्मृति के गहन अंधकार में डालकर फिर नए युग का शुरू करते, नए काल का आरंभ होता है। तो प्यारे बच्चों, समझो, इस वीर गाथा काल का भी, इस आदि काल का भी अंत 1400 ईस्वी तक आते आते हो गया। इस काल के ह्रास के भी बहुत सारे कारण हैं, वैसे चलता रहता, वह भी 350 वर्षों का इतिहास है यह। कोई भी काल इससे ज़्यादा चला कहाँ है। आगे तुम देख रहे हो, नोट किया हुआ है, 250 साल, 200 साल, 300 साल ऐसे चला है। यही एक ऐसा काल है कि 350 वर्षों तक अपनी छाप छोड़ता रहा समाज पर। और जब वीर गाथा काल का अंत आया, तो अंत का कुछ कारण होता है कि अभी आखिर इसका अंत क्यों हुआ, क्यों नहीं चलता रहा। तो क्रिटिकल क्वेश्चंस में ये बच्चों को पूछा जाता है। आप लोगों को तो केवल जानकारी प्राप्त करनी है, क्योंकि काव्य पढ़ना है, हर काल के काव्य को पढ़ना है, और उस काल के रीति नीति को, ढंग को, उसकी विशेषताओं को, उसके विलक्षण तरीकों को जानने के लिए यह जरूरी है। आप काव्य में कोई समीक्षा कैसे लिखेंगे, कभी किसी भी कविता पर कोई समीक्षा या आलोचना आप कैसे लिखेंगे जब तक काल का ज्ञान नहीं होगा। इसीलिए इस काल का ज्ञान ढंग से प्राप्त कर लो, आगे सारे प्रश्नों में इसकी जरूरत होगी। तो वीर गाथा काल के ह्रास के बहुत सारे कारण हैं। इसका कारण क्या है, तो समझिए, सबसे पहला जो काव्य की अपनी त्रुटि है, सामाजिक त्रुटि को छोड़ दीजिए। इस काल के काव्य में कुछ ऐसी बातें भरी जाती थी जो सुनने में तो बड़ा आनंद आता था, लेकिन वास्तविकता से थोड़ा दूर हो जाता था। कोई आदमी कहते, बाप रे, हम इतना मोटा सांप देखे, कैसा लगता, सुनने में तो बड़ा आनंद आया, इतना मोटा सांप। क्या आपने देखा है इतने मोटे सांप को? कोई यदि कह दे, सुनने में तो लगता है, लेकिन बात सही हो सकती है? सही नहीं हो सकती है यह बात। तो कोई अतिरंजित बातें जो संभव नहीं है, उसको यदि काव्य में रखा जाए तो क्या होगा? काव्य सुंदर तो लगेगा देखने में, लेकिन
उसकी वास्तविकता खत्म हो जाएगी, विश्वसनीयता उसकी नहीं रहेगी। एक उदाहरण लो, हर गृहिणी, हर भोजन बनाने वाली यह चाहती है कि उसके द्वारा जो व्यंजन बन रहा है अति स्वादिष्ट हो। इसके लिए तरह तरह के मसाले वो डालती हैं, है ना जी। गरम मसाला अलग से, सब्जी मसाला अलग से, घर के और सब बेसिक मसाला है वो सब डालते, ज़्यादा करके तेल डालते हैं ताकि सब्जी अच्छा बने। घर में 5 किलो तेल लाकर रख दिए, 15 दिन के बाद देखते हैं साफ है, क्या हुआ जी? तो सब्जी जो बनी। लो, गृहिणियां चाहती हैं, रसोई बनाने वाली चाहती है कि मेरे द्वारा बनाया गया व्यंजन स्वादिष्ट बने, सभी हमारी तारीफ करें। इसलिए आवश्यकता से ज़्यादा मसाला भी पड़ जाता है, तेल भी पड़ जाता है। एक बात याद रखिए, आवश्यकता से अधिक यदि मसाला पड़े तो क्या होगा? सब्जी का जायका खत्म हो जाएगा, मसाला का जायका रह जाएगा। तो याद रखिए, काव्य को अधिक सुरुचिपूर्ण बनाने के लिए कवि लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा मिर्च मसाला डालना आरंभ कर दिया उसमें। क्या ये मिर्च मसाला क्या है उनका? आप लोग समझते हैं कि आप लोग ही रस लेते हैं किसी भी चीज़ का। हमारे भौतिक जीवन में 6 प्रकार के रस हैं, जिसको षड्रस के नाम से जानते हैं, है ना जी। खट्टा, मीठा, तीखा, कसेला, कड़वा। हिंदी साहित्य में याद रखो बच्चों, 10 प्रकार के रस हैं। कितने रस हैं? 10 रस हैं। वीर, रौद्र, हास, वात्सल्य, करुण, यानी इस तरह के 10 रसों का समावेश साहित्य में होता है। और जब इन रसों से परिपक्व करके कविता को बनाया जाता है, सोचिए कितना सुंदर होगा, कितनी सुंदर होगी कविता। इन 10 रसों का समावेश कवि तरह तरह से समय समय पर करते हैं, लेकिन मसाला का रस का ज़्यादा प्रयोग करने से वो खराब होगा, ये भी जानते हैं। लेकिन शुरू के कवि लोग चूँकि सांत्वना बटोरना चाहते थे, लोगों की प्रशंसा बटोरना चाहते थे, इसीलिए पकड़ के रस जो है पूरा सराबोर कर दिया। फल क्या हुआ कि इनके काव्य में काव्य तो बड़ा अच्छा बना, लेकिन उनकी वास्तविकता खत्म हो गई। और जब वास्तविकता खत्म हो गई तो जो अवास्तविक चीज़ है लोग कितना स्वीकार करेगा उसको? संभव तो नहीं है। तो वास्तविकता खत्म हो गई, इसलिए भी यह कविता मध्यम पड़ता गया। एक उदाहरण लीजिए, एक उदाहरण है इसी का, जगनिक का। देखिए, जगनिक ने 52 खंड आल्हा में आल्हा और रुदल दोनों भाई के वीरता का वर्णन किया है। ये लोग युद्ध पर निकल रहे हैं। युद्ध पर जाते समय उनकी पत्नियां उनका श्रृंगार करती हैं, पूरे शरीर को सजाती हैं, कवच बांधती हैं, सारा चीज़, ढाल, तलवार, सब कुछ एकदम सज धज करके, सजा धजा के पूरा फिट उतर जाए, तब उसको बाहर करते, उसका आरती उतार के तब युद्ध भूमि में जाने देती है। तो आल्हा और रुदल दोनों सज धज के तैयार हैं, जा रहे हैं युद्ध में। तो जगनिक देखिए कैसा वर्णन करते हैं उनके हथियार का, उनके पास जो युद्ध का की सामग्री है, युद्ध का चीज़ है उसका। तो ढाल और तलवार का वर्णन देखिए कैसे किया। वर्णन तो सब चीज़ का होता है, ढाल का, तलवार का वर्णन देखिए कैसा किया है। उन्होंने लिख दिया कि 80 मन के ढाल संभाले, ओ 82 मन के तलवार। अब सोचिए
कैसा लगा? सुनने में तो बड़ा मज़ा आया होगा। लेकिन सोचिए, जिसका तलवार 80 मन का हो, ढाल हो 82 मन का, वो आदमी क्या मन का होगा? तो पूरे गप हो गया ना। तो भाई एक उदाहरण मैंने दिया, ऐसे ऐसे अनेक उदाहरण इस काल के काव्यों में है। इसके चलते भी इस काव्य का अंत हुआ। चलिए दूसरा कारण देखते हैं कि इस काल के ह्रास का और क्या है। इस काल के कवि नियम के पालन करने वाले थे। कविता में वीर रसात्मक भाव हो तो सिर्फ वीर रसात्मक काव्यों की ही रचना किया करते थे। श्रृंगार, सौंदर्य इत्यादि भी उनकी कविताओं में आती थी, लेकिन गौण रूप से। मुख्य रूप से केवल वीरता का वर्णन होता ना। लेकिन वीरता के वर्णन के साथ साथ अब कोई राजा है, उसके वीरता का वर्णन करना है। राजा वेतन पगार देते हैं कवियों को, किस लिए? अपनी प्रशंसा करवाने के लिए। तो राजा तो चाहेगा कि हमारे बारे में, हमारी विशेषता के बारे में जितना वर्णन कर सके। कहीं यदि कवि राजा के किसी अवगुण का वर्णन कर दिया जो राजा में विद्यमान है, लेकिन कवि उसका वर्णन नहीं कर सकता है, कर दिया, राजा को अच्छा लगेगा। आपकी निंदा कोई कर दे तो उसको पसंद करेंगे आप? राजा तो राजा है। अब राजा की निंदा से राजा भड़क उठता था कि ऐसा क्यों लिखा, जबकि वास्तविक बात है। राजा नशे में सराबोर हो और कभी लिख दे कि नशे में सराबोर था, तो शायद उनका जान भी चला जाए। इसलिए कवि लोग बाध्य था कि राजा जो कहे वही करना है। लेकिन एक प्रखर कवि, एक ज्ञानविद कवि, जिसके पास आत्मसम्मान की भी भावना है, केवल कवि ही है ऐसी बात नहीं है। मैं टीचर हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि 24 घंटे बोर्ड पर खड़ा होकर पढ़ाता रहूँ, तुम जैसा कहो वैसा ही करता रहूँ। अरे मेरा अपना भी काम है, हम और भी कामों को देख सकते हैं। हम केवल पढ़ाने के लिए नहीं, और सारा काम भी है। एक कवि केवल राजा का गुणगान करे वास्तविकता को छोड़कर, तो कवि धर्म को तो निर्वाह तो नहीं कर सका हुआ। प्रायः ऐसा देखा जाता था कि इस काल के कवियों में जो इस तरह के अखड़ कवि हुआ करते थे, राजा के विरोध में कुछ बोल देते थे, या तो राज दरबार से निकाल दिए जाते थे, जाओ भटकते रहो, या उनको सजा मिलती थी। यानी कवि का अपना कोई महत्व नहीं, कोई स्वत्व नहीं, राजा जो कहेगा वैसा ही करना। क्यों ऐसी नौकरी करेगा वह? इस कारण भी बहुत सारे जो अच्छे कवि थे, प्रतिभावान कवि थे, राज दरबार को खुद अपने आप छोड़ने लगे कि कौन राजा से बेइज्जती सहे। इस कारण भी इस काल का ह्रास हुआ। प्यारे बच्चों, कारण तो बहुत सारे हैं, वो और लोगों के लिए तुम लोग इतना ही समझ लो। एक कारण मैं और बता रहा हूँ जिसके कारण इस काल का अंत हुआ है। वह संबंधित है मैथिली साहित्य के प्रथम और एक तरह से अंतिम भी कह सकते हो सुप्रसिद्ध, सर्वप्रसिद्ध, सर्वश्रेष्ठ कवि विद्यापति जी। इनके जीवन से संबंधित घटना। विद्यापति जब पहल कवि बने तो राज कवि ही बने थे, और राजा शिव सिंह के दरबार में दरबारी कवि बनकर दरबार की शोभा बढ़ाते थे। बहुत वर्षों तक राजा शिव सिंह के दरबार में वो कवि के रूप में रहे। शिव सिंह की पत्नी रानी लखीमा स्वयं परम विदुषी थीं, साहित्य की मर्मज्ञ थीं, और काव्य से बड़ा प्रेम था, वो कविता लिखती भी थीं।
अब विद्यापति तो प्रखर कवि थे ही। राज दरबार में राजा के शौर्य का वर्णन, साथ साथ रानी के सौंदर्य का वर्णन वह भी चलता था। रानी लक्ष्मण को बड़ा पसंद आता था, इसलिए राज दरबार में खास करके जब रानी लक्ष्मण बैठती थी तो कवि विद्यापति के काव्य का गायन होता था वाद्य यंत्रों पर। रानी लक्ष्मण बहुत आनंद लेती थी, सराबोर हो जाती थी रस में। जब राजा शिव सिंह नहीं रहते थे, राजकीय कामों से बाहर रहते थे, तब भी विद्यापति रानी लक्ष्मण का मनोरंजन किया करते थे काव्यों से। और बाद में तो ऐसा हुआ कि रानी लक्ष्मण बैठती थी और विद्यापति लिखने बैठते थे, उसके सौंदर्य को अपनी कविता में उतारने का काम करते थे। स्थिति ऐसी हुई कि जब रानी लक्ष्मण नहीं बैठती थी तो इनकी कविता शून्य, कोई प्रेरणा ही नहीं है कविता की। तो रानी लक्ष्मण विद्यापति के काव्य की प्रेरणा स्रोत थी। रानी लक्ष्मण नहीं रहेगी तो इनका काव्य सूख जाएगा, ऐसा लगने लगा था। और कुछ लोग तो कहते हैं कि विद्यापति को रानी लक्ष्मण से प्रेम हो गया था। अब वास्तव में यह प्रेम कोई इस लौकिक प्रेम नहीं, दैहिक प्रेम नहीं था, वह एक साहित्यिक प्रेम था, काव्यात्मक प्रेम था, जो लगाव एक दूसरे से जुड़ गया था। यह सबसे गहरा होता है। समझो, राजाओं का जीवन तो समय की नोक पर टिका होता है। कब मर जाए कोई जानता है? कब आक्रमण होगा, कब युद्ध में यह आक्रमण करेगा और युद्ध भूमि में लड़ते हुए कब प्राण चला जाएगा, कोई नहीं जानता। राजा शिव सिंह के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक बार युद्ध करते हुए राजा शिव सिंह वीर गति को प्राप्त कर गए। रानी लक्ष्मण को पता चला तो जैसे इसका दिमाग सुन्न, अरे अभी शादी को कितने दिन हुआ था, अभी तो शादी का जो सुर्ख जोड़ा लाल होता है जो पहनती है औरतें, उस साड़ी का कोर भी मलिन नहीं हुआ था। बाल बच्चे की बात छोड़ दो, पति सुख उसने जीवन में देखा ही नहीं था और पति इस संसार से विदा हो गए। बच्चों याद रखो, उस समय एक और प्रथा थी जिस तुम सुप्रथा कहो या कुप्रथा, जो भी था वह था सती प्रथा। पति के मरने के बाद पत्नी को पति के लाश के साथ ही जिंदा जलना पड़ता था, वो अभी 16 श्रृंगारों में हंसते हुए। यदि खुद न जाए, न मरना चाहे तो लोग उसे जबरन उठाकर फेंक देते थे चिता में। सोचो कैसा दृश्य होगा वह। हालांकि आज यह कुप्रथा समाप्त हो चुकी है, लेकिन तब भी रोंगटे खड़ा कर देती है ये सारी चीज़ें। वो हमारे समाज में था, हमारे समाज में इस तरह की कुप्रथा थी कि नारी के मरने के बाद, पुरुष के मरने के बाद नारी को जो है चिता में दे दो। बड़ा अच्छा सा कमेंट है मैथिली शरण गुप्त की, एक खंड काव्य है उनका, तुम लोग इंटर में जाओगे तो पढ़ोगे, इंटर बीए में उसकी पढ़ाई होती है। पंचवटी, पंचवटी में शूर्पणखा आई है लक्ष्मण से को देख करके कि तुम हमसे शादी कर लो, रात का समय है। तो लक्ष्मण कहता है कि पाप शांत हो, मैं तो विवाहित हूँ। तो शूर्पणखा कहती हो तो अनार्य कुल की कन्या है, राक्षस कुल की। तो वो क्या कहेगी? कवि कहते हैं समाज पर चोट करते हैं कि क्या पुरुष 2 औरत वाले नहीं हो सकते? तुम कहते हो मेरी शादी हो चुकी थी, एक और कर लो। अरे तुम अभी जंगल में हो तो यहाँ भी तो देखभाल के लिए कोई चाहिए। घर में औरत है ठीक है, अरे एगो घर वाली रहेगी, एगो बाहर वाली भी तो हो। लेकिन लक्ष्मण
आँख तड़ेरता है कि क्षुद्र दिमाग मत रखो, क्षुद्र बुद्धि मत रखो। वहीं पर कटाक्ष करती हुई शूर्पणखा कहती है कि नरकृत शास्त्रों के सब बंधन है नारी ही को लेकर। क्या है जी? हमारे समाज में जो बंधन है, बहुत सारे बंधन है समाज में, कहाँ से आया है? हमारे शास्त्रों में उसका वर्णन है, हम उसी को मान के चलते हैं। इस शास्त्र को किसने लिखा? पुरुषों ने लिखा है, किसी नारी ने नहीं लिखा है। तो पुरुष का लिखा हुआ कोई चीज़ होगा तो पुरुष अपने लिए सुविधा कर लेगा, अब बाकी थोप देगा नारी पर। अरे आपको यदि अमृत बांटने के लिए मिल जाए तो आप पहले ही अपने लिए सुरक्षित कर लेंगे ज़्यादा, और सबको थोड़ा थोड़ा बांट देंगे। अपने लिए सब रखना चाहता है ज़्यादा। तो नरकृत शास्त्रों के सब बंधन है नारी ही को लेकर, सब बंधन नारी पर थोप दिया। तो दो शादी नहीं कर सकती है, पति के मरने के बाद दूसरा शादी नहीं कर सकती है, पति के साथ जल के खाक हो जाना है उसको, पति के सिवा दूसरे को नहीं देख सकती। गजब बात है। सारा बंधन नारियों पर। क्यों? क्योंकि पुरुष के द्वारा बनाया गया। और जब किसी पुरुष की पत्नी मर जाए तो 7 को शादी कर सकता है। सोचो, एक ऐसा नियम है कि पत्नी का पति मर जाए तो शादी नहीं कर सकती है, पत्नी का पति मर जाए तो उसको जल जाना पड़ता है, लेकिन पति की यदि पत्नी मर जाए तो दूसरी शादी कर सकते। कौन बनाया ऐसा नियम? अब क्यों बनाया? तो चलो भाई, इस पर विवाद नहीं करना है, हम आगे देखते हैं। इसके ह्रास के कारणों में देख रहे थे हम कि लक्ष्मा रानी, पति मर चुका है, लाश पहुंच चुका है शमशान, लेकिन चिता को अग्नि तभी दी जाएगी जब रानी लक्ष्मा सही धज कर जाएगी। रानी लक्ष्मा चली, 16 श्रृंगारों में सजकर आज सती होने जा रही है, लेकिन श्मशान जाने से पहले याद आया विद्यापति का, और वो जानती थी कि मेरे मरने के बाद शायद विद्यापति भी जिंदा नहीं रह सकेगा। क्यों नहीं रह सकेगा जिंदा? कारण है उसका भाई, विद्यापति की प्रेरणा स्रोत रानी लक्ष्मा थी। जब तक रानी लक्ष्मा को देखती नहीं थी तो कविता वो लिख ही नहीं सकते थे। गजब स्थिति है, वो लिख नहीं सकते। रानी लक्ष्मा नहीं रहेगी तो कैसे लिखेंगे? तब तो कविता खत्म। याद रखो, एक कवि के लिए कविता जीवन की सांस होती है। कविता मर जाए तो कवि जिंदा नहीं रह सकता है। आज तो कविता मरने जा रही है तो कैसे जीवित रहेगा? रानी लक्ष्मा इस बात को अच्छी तरह जानती थी, इसीलिए जाने से पहले विद्यापति से मुलाकात किया और कह दिया, विद्यापति मैं जानती हूँ कि मेरे मरने के बाद तू जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन आज मैं तुमसे एक चीज़ मांगना चाहती हूँ, दोगे मुझे? मरते समय मांग रही हूँ, ना नहीं कहना। कहा ठीक है मांग लो। कहा कि तुम मेरे मरने के बाद भी जिंदा रहोगे, मरोगे नहीं। विद्यापति नहीं चाहता था, हाथ जोड़ रहा है कि रानी ये क्या मांग लिया, आप यही ठो मत मांगिए। कुछ नहीं कहा, मैंने कह दिया मैं जा रही हूँ। चली गई और विद्यापति को जिंदा रहना पड़ा। जिंदा तो रहा लेकिन कान पकड़ लिया कि राज दरबार में रहकर किसी के बारे में वीर गाथात्मक काव्यों की रचना मैं नहीं करूँगा। देख लिया उसने कि जीवन भर रूप को ही निहारा, सौंदर्य को ही देखा, उसी का वर्णन किया हो, लेकिन इससे क्या मिले? अरे सुंदरता को जितना देखोगे आँख की प्यास बुझ जाती है क्या? आँख की प्यास और बढ़ती ही है।
गजब स्थिति है। पानी पियोगे तृप्ति मिलेगी, दूध पियोगे तृप्ति मिलेगी, लेकिन इस प्रेम रस, इस सौंदर्य का जितना ही अवलोकन करोगे, आँख का प्यास उतना और बढ़ेगा ही, वो बढ़ती चली जाएगी। तो विद्यापति ने अनुभव किया इस बात को और अपने काव्य पंक्ति में लिख दिया कि जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन न तिरपित भेल। मैथिली में है, वे मैथिली के कवि थे कि जिंदगी भर हमने रूप को निहारा, लेकिन आँख को कभी तृप्ति नहीं मिली और ये कभी मिल भी नहीं सकती है। कहा कि अब यदि इतना मेहनत जितना हमने सौंदर्य वर्णन में किया है, परमात्मा के वर्णन में करते तो अब तक कहाँ से कहाँ पहुँच गए होते। क्या परमात्मा के बारे में लिखा गया काव्य कभी मिट सकता है? वो तो सब दिन एक समान रहेगा। तो भूल किया कि इतना समय बर्बाद किया, हाथ जोड़ लिया राज दरबार को और इस वीर गाथा काल से निकल गए, वो चले गए बाहर, जाकर ईश्वर की भक्ति में लीन हो गए। और ऐसा लीन भगवान शंकर की ऐसी भक्ति की कि भगवान भी नौकर बनकर उनके यहाँ, उगना नामक नौकर बनकर उनके यहाँ रहकर बरसों उनकी सेवा किए थे। आप लोग जानते होंगे कथा में उनकी कहानी, उन पर नाटक भी बना हुआ, उस पर फिल्म भी बना हुआ है, उगना रे मूर्खता गिला, बड़ा सुंदर है। तो बच्चों समझो, वीर गाथा काल का अंत इस तरह येन केन प्रकारेण हो गया। कब तक आते आते 1400 ईस्वी तक आते आते वीर गाथा काल का अंत हो गया और सारे कवि राज दरबार को छोड़कर कहाँ चले गए? भक्ति काल में, ईश्वर की भक्ति में। तो हम लोग कल या अगला क्लास जब भी होगा तो काल विभाजन में दूसरे काल को, भक्ति काल को पढ़ेंगे। इतना तुम लोग तैयार करके आना ताकि आगे तुम लोगों को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। ये बोर्ड पर जो लिखा है इसे उतार लो। धन्यवाद। कल से